ठीक है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आरपीसी के द्वारा ईओ आरओ की भर्ती का जो विज्ञापन आया है और ईओ और आरओ एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत अच्छा पद है जिसके लिए आरपीसी के द्वारा आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रीफली संक्षिप्त के अंदर इसके पाठ्यक्रम की, और फिर हम आज हमारे इस पाठ्यक्रम का जो भाग ब है उस भाग को हम 3 भागों में बांटेंगे। और हमारा जो पहला भाग रहेगा कि नगरीय निकाय के द्वारा जो संचालित स्कीम है, जो योजनाएं हैं, प्रमुख तौर पर 8 योजनाएं हैं, उनमें से जो पहली योजना है इंदिरा रसोई योजना, उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और हम हमारी जो इंदिरा रसोई योजना है उसको हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और हम उसमें जितने तमाम फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इम्पोर्टेंट है उन सबको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर हम एग्जाम पहले आपको जो पार्ट बी है वो सिलेबस पूरा हम करवा देंगे, निश्चित रहिए आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि ईओ और जो आरओ की वैकेंसी आई है इसका पाठ्यक्रम क्या है। हम एकदम इसके अंदर हमारा एक पेपर होगा। इसमें हमारा एक पेपर होगा जिसमें 2 भाग होंगे हमारे। इसमें भाग ए और भाग बी। इसमें हमारा जो भाग बी है वो नगरपालिका एक्ट 2009 और 3 हमारे नगरपालिकाओं से संबंधित नियम हैं और 8 हमारी नगरपालिकाओं के द्वारा संचालित योजनाएं हैं। भाग बी में प्रमुख तौर पर हमें एक तो पूरा एक्ट पढ़ना है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009, 3 हमारे नगरपालिकाओं से संबंधित नियम हैं, रूल्स हैं, और 8 हमारी जो हैं योजनाएं हैं जो सामान्यतः हमारे जो शहरी निकाय है, नगरपालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम है, उनके द्वारा ही ये योजनाएं चलाई जाती है। इस पार्ट से हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। भाग ए है, इससे हमारे 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें राजस्थान जी के, जिसमें इतिहास, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था। राजस्थान जीके में इतिहास, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था आएगी, जो विशेष रूप से केवल राजस्थान की आएगी। इसमें जो भाग हमारा बी रहेगा वो संविधान रहेगा भारत का, और जो भाग सी रहेगा वो इसमें समसामयिक रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये जो पेपर होगा इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। हमें प्रमुख तौर पर मोटे मोटे तौर पर हमें कम से कम पाठ्यक्रम की जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका जो पहला मूल मंत्र होता है वो ये होता है कि हम उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो सिलेबस है, उसको हम एकदम कंटेस्ट कर लें। सफलता का पहला मूल मंत्र यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पर बेसिक हमारा हमने सिलेबस यहाँ पर देख लिया। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आरपीसी की साइट पे मौजूद है, आप डाउनलोड कीजिए उसको, पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट को आप देखिए और उसको अपने मनोमस्तिष्क में आप याद कर लीजिए
क्योंकि हमारा जब हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए जब प्लानिंग करते हैं, यदि हमें ईओ और आरओ की पोस्ट की तैयारी हम कर रहे हैं, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इस पाठ्यक्रम को कंटेस्ट कर लें। और आज हमारी ये जो क्लास होगी, हम सबसे पहले इस महीने के अंदर हमारी जो क्लास है वो भाग बी की होगी। इसमें हमारा जो भाग बी है, जिसमें 40 अंकों के जो क्वेश्चन आएंगे, इनको हम कवर करेंगे। और सबसे पहले हम जो नगर पालिकाओं के द्वारा जो संचालित स्कीम है, 8 स्कीम है, इनको सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जो 3 नियम है उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम जो नगर पालिका का जो एक्ट 2009 है उसको हम कवर करेंगे। और हर क्लास के बाद में मेरे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और मैंने जो नोट्स हैं वो एकदम जो नगरपालिका के जो साइट हैं, जो विभागीय जो गाइडलाइन है, जो मूल एक्ट हैं, उनके आधार पे बनाए हैं। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को रखने के से हम बचे हैं। हमने किसी प्रकार की त्रुटि रखने हमने प्रयास किया है कि उसमें कम से कम त्रुटि रहे, आपको एक अच्छा कंटेंट मिले इजी भाषा के अंदर, जिससे आप उसको पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। तो साथियों, आज हम हमारे इस क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे आज, वो सबसे हमारी जो पहली स्कीम होगी इंदिरा रसोई योजना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा रसोई योजना सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार को इंदिरा रसोई योजना शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए साथियों, ये हमारी जो इंदिरा रसोई योजना है, ये कोई नई योजना नहीं है। इससे पहले भी हमारे भारत के अन्य राज्यों में और राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार की योजनाएं और भी संचालित हो रही थी। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर इससे पहले जो पिछली सरकार थी, उसने एक योजना चला रखी थी, अन्नपूर्णा योजना। और ये हमारी इंदिरा रसोई योजना उसी का एक संशोधित रूप है। सरकार ने इंदिरा रसोई योजना क्यों चलाई, उसका मोटिव क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। सरकार का ये मानना है कि जो शहर होते हैं वो गांवों के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो गांवों के लोग हैं वो चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य कार्यों के लिए शहर आते हैं। और जब वो शहर में आते हैं तो उनको पहले आवास की व्यवस्था तो सरकार ने उनकी पहले से कर रखी थी, आवास की व्यवस्था। यानी कि हमारे जो शहरी निकाय हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, हम देखते हैं इन्होंने विश्राम गृहों की, आवास की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए कर रखी है। हम जब हमारे आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनमें देखते हैं कि गरीब लोगों के लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रखी है। जो गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, जो दिन दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो हमारी इस सरकार ने सोचा कि जब गरीब लोगों के लिए शहरों में रहने की व्यवस्था है तो उनके लिए क्यों नहीं खाने की व्यवस्था भी की जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। ये हम इसलिए जान रहे हैं कि हम इस जब चीज़ को आगे पढ़ें तो हम बेसिक टू एडवांस पढ़ें तो हमारे चीज़ अच्छी तरह से थोड़ी समझ में आए। अब हम बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक चीज लेते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी ये जो योजना थी ये कोई नई योजना तो थी नहीं। इससे पहले सरकार ने योजना चला रखी थी अन्नपूर्णा योजना। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भी योजनाएं थी, जैसे तमिलनाडु में थी अम्मा कैंटीन योजना, बेंगलुरु में थी बेंगलुरु कैंटीन योजना,
राजस्थान में चल रही है किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना। इसी प्रकार से गुजरात में चल रही है श्रमिक योजना, गुजरात में चल रही है अन्नपूर्णा श्रमिक योजना। इस प्रकार से राजस्थान में भी पहले अन्नपूर्णा योजना चल रही थी और भारत के जो अन्य राज्य थे उनमें भी विभिन्न योजनाएं चल रही थी। तो हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने 2 IAS को नियुक्त किया और उनको ये कहा कि आप जो हमारे भारत के जो अन्य राज्य हैं और राजस्थान के अंदर जो अन्नपूर्णा योजना चल रही है इनकी आप समीक्षा करें और आप देखें कि इन योजनाओं में क्या कमी रही है, क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि हमारी ये जो अन्नपूर्णा योजना है इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। तो इन कमियों को हम दूर करें और इन कमियों को दूर करके हम एक नई योजना चलाएं जिस योजना के अंदर ऐसी खामियां नहीं रहे। तो फिर सरकार ने योजना शुरू की इंदिरा रसोई योजना। यह हमारा इस क्लास का ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसमें सारे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमारी ये जो इंदिरा रसोई योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई, इसको सरकार ने इसका उद्घाटन कब किया। तो वो डेट हमें याद होनी चाहिए। वो हमारी डेट है 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया। ये डेट पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद कर लेना है। 20 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई। हमारी जो वर्तमान में 213 नगर निकाय है सभी में ये शुरू की गई। ये केवल योजना केवल शहरी क्षेत्रों में है, ये केवल शहरी क्षेत्रों में है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना संचालित नहीं हो रही है, ये केवल हमारे शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही है। सबसे पहले बात आ गई कि योजना कब से शुरू हुई। अब बात आती है कि इस योजना को चला कौन रहा है। तो हमारे जो शहरी निकाय हैं वो इसको संचालित कर रहे हैं और उनका जो विभाग है वो है DLD, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है, हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है वो इस योजना को संचालित कर रहा है। हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है वो इस योजना को संचालित कर रहा है। सबसे पहले हमने जाना कि योजना की शुरुआत कब हुई, इसको कौन सा विभाग संचालित कर रहा है। स्वायत्त शासन विभाग है, जिस विभाग के अंडर में हम काम करने की तैयारी कर रहे हैं वो विभाग इस योजना को संचालित कर रहा है। इस योजना के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, इसकी टैगलाइन क्या है। इस योजना के अंदर हमारी जो सरकार है उसने संकल्प लिया, उसने टैगलाइन की कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। उन्होंने ये संकल्प लिया और इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया। इसमें क्या क्या प्रावधान है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको दो समय का दोपहर और रात का भोजन बहुत रियायत रेट के ऊपर उन्हें मिले, एक उचित मूल्य के ऊपर मिले। यह सरकार का मुख्य इसका उद्देश्य था। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं उनको एक बहुत ही कम रेट के ऊपर, बहुत रियायत रेट के ऊपर अच्छा पौष्टिक और शुद्ध खाना मिले। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
उसमें आपको उद्घाटन की डेट दे दे, उसमें पूछ ले कि सरकार का उद्देश्य क्या है, फिर नीचे पूछ ले कि निम्न में से दोनों कथन सही है, एक कथन सही नहीं है, एक सही है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमें इन फैक्टों को याद करना ही है। अब सरकार ने उद्देश्य रखा कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको एक रियायत रेट के ऊपर, एक कम मूल्य के ऊपर अच्छा पौष्टिक और शुद्ध खाना मिले। अब उस खाने में क्या मिलेगा ये हमें भी याद करना है। तो सरकार ने डिसाइड किया कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जो थाली मिलेगी उस थाली के अंदर क्या क्या रहेगा, उसमें मेन्यू क्या रहेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि इस थाली के अंदर 450 ग्राम खाना रहेगा। जिस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया जाएगा उसको जो थाली दी जाएगी उस थाली के अंदर 450 ग्राम खाना रहेगा। और इस 450 ग्राम खाने में क्या क्या रहेगा, इसमें 250 ग्राम रहेगा रोटी या चपाती, इसमें 100 ग्राम रहेगा सब्जी, 100 ग्राम रहेगा दाल और अचार। इस प्रकार से हमारी ये जो थाली रहेगी, इस थाली का वेट रहेगा 450 ग्राम। एकदम सरकार ने ऐसी थाली बनाई है जो पूरी तरह से पौष्टिक हो। इसमें चपाती 250 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम और दाल और साथ में अचार। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छा खाना मिले जो पौष्टिक भी हो, शुद्ध भी हो और कम रेट के ऊपर मिले। अब हम बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हमारी जो थाली है भोजन की उसमें क्या मिलेगा, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये जो थाली है इसका मूल्य क्या रहेगा। तो इसके मूल्य के बारे में हम यदि बात करें तो सरकार ने इस थाली की रेट रखी 20 रुपये। सरकार ने पहले इस थाली की रेट रखी थी 20 रुपये, लेकिन वर्तमान में इस थाली की रेट है 25 रुपये। ये फैक्ट हमें याद रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा जो संचालित इंदिरा रसोई योजना है उसमें थाली का मूल्य है, आपको वो 20 दे देगा, 25 भी देगा। तो हमें अपडेट रहना है कि थाली का मूल्य कितना तय किया गया है, 25 रुपये। लेकिन साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मूल्य तय किया गया है वो उस लाभार्थी को जो इस योजना का लाभ ले रहा है उसको इस 20 रुपये या 25 रुपये जो पूरा मूल्य है उसका भुगतान नहीं करना है। इसमें जब पहले 20 रुपये इसका मूल्य था तो इसमें 8 रुपये और 12 रुपये, और वर्तमान में 8 रुपये और 17 रुपये, ये इसका डिवाइडेशन है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो लाभार्थी है जो इंदिरा रसोई योजना के अंदर खाना खाएगा उस व्यक्ति को केवल 8 रुपये पे करने हैं। पहले भी 8 रुपये पे करता था और वर्तमान में भी उसे 8 रुपये ही पे करने हैं, केवल 8 रुपये का भुगतान उसे करना है। और ये जो 12 रुपये हैं, पहले 12 रुपये थे और वर्तमान में 17 रुपये हैं। ये पेमेंट हमारी जो राज्य सरकार है वो सब्सिडी के तौर पे उस संस्था को करेगी जो संस्था इस इंदिरा रसोई योजना के अंदर भोजन प्रोवाइड करवाएगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हमें इतना याद रखना है कि हमारा जो लाभार्थी है वो केवल 8 रुपये देगा। पहले भी 8 देता था और अभी भी 8 देगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि हमारी थाली का रेट भी बढ़ा है। आगे हम देखें तो हमने ये बात कर ली कि हमारी योजना की शुरुआत कब हुई, इसमें थाली में क्या दिया जा रहा है, सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का मोटिव क्या है और इसकी रेट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी अन्नपूर्णा योजना थी उसमें ऐसी क्या कमी थी कि सरकार को इसमें कुछ नए बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो पहले हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी उसमें सबसे पहली कमी ये थी कि अन्नपूर्णा योजना के अंदर आपने पहले देखा भी होगा कि जो हमारी पिछली सरकार थी उस सरकार के समय कुछ गाड़ियां चलती थी, शहरी निकायों में गाड़ियां रहती थी, वैन रहती थी, और उन्हीं वैनों में, उन्हीं गाड़ियों में ये रसोई संचालित होती थी।
ये किसी नियत स्थान के ऊपर नहीं रहती थी। ये दिन भर हमारी जो नगर पालिका है, हमारे जो नगर निगम है, उनमें लगातार ये चलती रहती थी और ये एक जगह नियत स्थान के ऊपर नहीं रुकती थी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक निश्चित स्थान फिक्स कर दें और उस स्थान के ऊपर लाभार्थी को ससम्मान पूर्वक बैठा करके खाना खिलाए। तो पहला अंतर तो इसमें यह है कि पहले हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी उसमें कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन वर्तमान में हमारी जो इंदिरा रसोई योजना है उसके अंदर अब एक निश्चित स्थान तय किया गया है। और जो निश्चित स्थान तय कौन करेगा उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे शहरी निकाय के अंदर एक निश्चित स्थान होगा जहां पर रसोई संचालित होगी, वहां पर उनको ससम्मान पूर्वक बैठा करके ये खाना खिलाया जाएगा। वर्तमान के अंदर हमारे जो संपूर्ण जो शहरी निकाय हैं 213, उन सभी में पहले तो 358 रसोइयां संचालित थी। ये आंकड़ा हमें याद कर लेना है कि पहले तो इसमें 358 रसोइयां संचालित थी और वर्तमान में जब हमारा बजट, इस वर्ष का जो बजट है 2022-23 का, इसमें सरकार ने घोषणा की और इन 358 रसोइयों को बढ़ा करके 1000 रसोइयां कर दी है। और ये जो संख्या है, ये संख्या कम करने का और बढ़ाने का जो अधिकार है वो हमारी जिला समन्वय व जो नियंत्रण कमेटी या जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है उसको ये पावर दी गई है। हमारी ये जो रसोइयां हैं उनका स्थान कहाँ फिक्स होगा, इन रसोइयों के अंदर जो हमारे शहरी निकाय है उनके अंदर इन रसोइयों की संख्या कम करना, ज़्यादा करना, ये पावर भी हमारी जो जिला स्तरीय जो हमारी कमेटी है, जिला समन्वय व मॉनिटरिंग समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे कलेक्टर साहब होंगे, इसके मेंबर के रूप में हमारे जो आयुक्त साहब हैं नगर परिषद के और जो नगर पालिका के ईओ साहिबान हैं वो इसके मेंबर रहेंगे। और ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी जो इस स्कीम के अंदर जो रसोई है वो रसोई कौन से स्थान पर रहेगी। इसके अलावा इनकी जो संख्या है वो कम ज़्यादा करने का अधिकार भी इनके पास रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा ये जो हमारी स्कीम है इसके अंदर जो भोजन का मेन्यू है, इसमें जो भोजन का मेन्यू है वो हमने पढ़ा पहले कि इसमें हमें 100 ग्राम जो है दाल मिलेगी, 100 ग्राम हमें सब्जी मिलेगी और 150 ग्राम हमें 250 ग्राम हमें चपाती मिलेगी और हमारी 450 ग्राम की हमारी ये थाली होगी। लेकिन ये जो मेन्यू है वो स्थान और आवश्यकता के अनुसार हमारी ये जो जिला स्तरीय कमेटी है ये इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। मान लीजिए कि हमारे जयपुर जिले के अंदर हमारे यहाँ के लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, जब हम दक्षिणी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर गेहूं का प्रचलन कम है, तो फिर वहाँ जो है जिला स्तरीय हमारी जो कमेटी है, जो जिला समन्वय और जो मॉनिटरिंग कमेटी है जिसके कलेक्टर साहब मेन सर्वा हैं, उनके अनुमोदन के पश्चात इस मेन्यू को परिवर्तन भी किया जा सकता है वहाँ की स्थानीय मांग और आवश्यकता के अनुसार। ये फैक्ट भी हमें याद कर लेना है। एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें सीधे सीधे पूछ सकते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंदिरा रसोई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब तक हमें सारे इसके बारे में जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं वो याद नहीं होंगे, तब तक हम इस योजना को सही तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन को सही हल नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करें, हमने बात कर ली कि हमारी रसोई कितनी है, हमें खाना कितना मिलेगा, इसकी रेट क्या है, जगह कौन करेगा फिक्स, ये बातें भी हमने फिक्स कर ली। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी उसको संशोधित करके हमें इस नई योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि पहले वाली जो योजना थी उसके अंदर थोड़ा सा भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके अंदर मॉनिटरिंग इतनी प्रभावी नहीं थी। इसलिए सरकार ने ये जो जब योजना चलाई अन्नपूर्णा योजना की जगह जब ये इंदिरा रसोई योजना चलाई तो इसके अंदर इन्होंने प्रभावी मॉनिटरिंग
और समन्वय के लिए इन्होंने 2 कमेटियां बनाई। एक तो इन्होंने बनाई निदेशालय स्तर के ऊपर, जो राज्य स्तरीय कमेटी है। निदेशालय स्तर के ऊपर जो राज्य कमेटी है, इसमें हमारे जो मंत्री साहब हैं इस विभाग के, जैसे वर्तमान में शांति धारीवाल जी हैं, वो हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी डिपार्टमेंटों का इसमें सहयोग हो रहा है, जैसे कृषि विभाग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग है, और भी जो अन्य विभाग हैं, उनके जो शासन सचिव हैं उनको भी इनका मेंबर बनाया गया है। इस कमेटी के नीचे फिर बनाई गई है जिला स्तरीय समन्वय व मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कलेक्टर साहब होंगे, और हमारी जो नगर पालिकाओं के जो ईओ साहब हैं, नगर परिषद के जो कमिश्नर साहब हैं, वो इसके मेंबर होंगे। और ये लोग जो हैं इस योजना की संपूर्ण मॉनिटरिंग करेंगे, और मॉनिटरिंग के द्वारा वो सुनिश्चित करेंगे कि जो है इस स्कीम का फायदा उन्हीं लोगों को मिले जिन लोगों के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी जो स्कीम है इसके अंदर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यदि कहीं पर भी इंदिरा रसोई योजना यदि संचालित हो रही है, तो वहां पर इस योजना के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भामाशाह हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, या कोई भी कॉर्पोरेट संस्था हो सकती है। यदि ये लोग चाहें तो हमारी जो इंदिरा रसोई योजना है उसके अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट संस्था है, वो चाहती है कि हम इस इंदिरा रसोई योजना के अंदर 1 या 2 रसोई किसी भी जिले के अंदर, किसी भी नगर पालिका के अंदर हम संचालित करना चाहते हैं सहयोग के द्वारा, तो यहाँ पर उनको अनुमति दी गई है कि वो सहयोग के द्वारा इस रसोई योजना को संचालित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पर्सनल, यदि उसका जन्मदिन है, उसकी शादी की सालगिरह है, या अन्य कोई उसके कोई खुशी का कार्य है, या अपनी वो पसंद से यदि 1 दिन का, 2 टाइम का, 1 टाइम का यदि हमारी इस रसोई योजना के अंदर खाना प्रोवाइड करवाना चाहे, तो वो ससम्मान पूर्वक इस स्कीम के अंदर अपना सहयोग दे सकता है। और जिस दिन वो सहयोग देगा उस दिन हमारी ये जो इंदिरा रसोई योजना है, वहाँ पर जो हमारे जो स्कीम चलती है वहाँ पर बाकायदा उसका नाम लिखा जाएगा, और वो स्कीम चलती रहेगी कि आज का जो भोजन है इस व्यक्ति की तरफ से जन सहयोग के द्वारा या इस खुशी के अंदर ये प्रायोजित किया गया है, ताकि ऐसे भामाशाहों को मोटिवेट किया जा सके। इस स्कीम के अंदर हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो CSR के द्वारा अन्य जो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं ताकि अपना वो सहयोग करें। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये फैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी हमारे जो एग्जामिनर है वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आगे हम देखें कि हमारी ये जो रसोइयाँ है वो संचालित कौन करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो राज्य स्तरीय हमारी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका काम भी मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा हमारी जो जिला स्तरीय जो हमारी कमेटी है उसका काम भी मॉनिटरिंग करना है। जब दोनों कमेटियों का काम मॉनिटरिंग करना है, जब केवल सुपरविजन करना है, तो ये रसोइयाँ चलाएगा कौन? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रसोइयाँ है वो सरकार इनके लिए टेंडर निकालेगी, इनके लिए प्रस्ताव निकालेगी, और NGO या कोई भी संस्था जो भोजन प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो उनको इनका टेंडर देगी, और ये NGO और जो संस्थाएं हैं वो इंदिरा रसोई योजना के अंदर निविदाओं के तहत भोजन प्रोवाइड कराएंगे। अब बात आती है इसके बजट के प्रावधान की, कि सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा है, इसका इस स्कीम के लिए कितना बजट सरकार ने रखा है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए
इस स्कीम के लिए बजट रखा है कि इस स्कीम के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये हमारा जो बजट है, इस बजट का भी डिवाइडेशन है। ये हमारा जो 100 करोड़ रुपए बजट है, इस बजट का भी डिवाइडेशन है कि मान लीजिए कि कोई भी नगरपालिका है, उस नगरपालिका के अंदर इंदिरा रसोई योजना की स्थापना की जानी है। तो जब पहली बार किसी योजना की स्थापना जब किसी रसोई की स्थापना की जानी है, तो सरकार उस रसोई की स्थापना के लिए 5 लाख और 3 लाख रुपए जो हैं उपलब्ध करवाएगी। टोटल मिलाकर के पहली बार 8 लाख रुपए सरकार प्रोवाइड करवाएगी, ताकि शुरुआत में जो है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जा सके। इसमें जो 5 लाख रुपए हैं वो आधारभूत खर्चों के लिए दिए जाएंगे। आधारभूत खर्चों का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारी जो इंदिरा रसोई योजना है, उसको शुरू करने के लिए हमें जो आधारभूत चीजें चाहिए, जैसे चूल्हा है गैस का, सिलेंडर है, इसके अलावा वहां पर एक हमें डेस्कटॉप चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें वहां पर कैमरा चाहिए, और हमें अन्य तमाम प्रकार के हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे हमें वहाँ चिमनी चाहिए, हमें एक फ्रीज भी चाहिए, ताकि हम उस भोजन को सही तरीके से रख पाएं। तो ये आधारभूत खर्चों के लिए हमें 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी और 3 लाख रुपए की राशि हमें मिलेगी आवर्ती खर्चों के लिए। इसमें आवर्ती खर्चे कौन से आएंगे, इनकी यदि हम बात करें, आवर्ती खर्चों का तात्पर्य हमारा यहां पर यह है कि जो खर्च बार बार होते हैं और जो अस्थायी चीजें हैं, उनके ऊपर खर्च करने वाला जो हमारा मद है, वो आवर्ती खर्चों के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी नगरीय निकाय के अंदर हमें वहां पर रसोई की जगह नहीं मिली, तो फिर सरकार क्या करेगी? तो फिर सरकार वहां पर सबसे पहले तो वरीयता देगी कि यथासंभव हमें कोई सरकारी भवन मिल जाए, अम्बेडकर भवन है, कोई सार्वजनिक भवन है, वो मिल जाए। यदि वो हमें नहीं मिले तो फिर सरकार कोई ना कोई वहां पर भवन किराए पे लेगी, और उस भवन का जो किराया है वो इन आवर्ती खर्चों के अंदर ही आता है। उस रसोई के रंग रोगन की व्यवस्था हो गई, वहां पर इंटरनेट का जो रिचार्ज हो गया, वहां पर और कोई मेंटेनेंस का खर्चा आ गया। ये जो तमाम प्रकार के जो आवर्ती खर्चे हैं, उनके लिए सरकार जो है 3 लाख रुपए प्रोवाइड करवाएगी। 5 लाख रुपए आधारभूत खर्चों के लिए और 3 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाएगी आवर्ती खर्चों के लिए। 100 करोड़ बजट देखी, जिसमें 5 लाख आधारभूत के लिए, 3 लाख आवर्ती खर्चों के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा बजट है, इस बजट का जो है भार किन के ऊपर पड़ेगा और ये बजट आएगा कहां से, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस स्कीम के लिए हमें जो बजट मिलेगा, स्कीम के लिए हमें जो बजट मिलेगा, वो बजट 50% तो वहन करेंगे नगरीय निकाय। हमारे जो नगरीय निकाय हैं वो वहन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी शाहपुरा नगर पालिका है, जयपुर के अंदर एक शाहपुरा जगह है और वहां पर नगर पालिका है, वहां पर कोई रसोई चल रही है, तो उस रसोई के अंदर जितना खर्चा हो रहा है उसका 50% तो वहां का जो संबंधित नगरीय निकाय है वो इस खर्चे को वहन करेगा। और इस नगरीय निकाय के पास पैसा कहां से आएगा? इसके पास में राज्य वित्त आयोग से आएगा। अब बाकी का जो 50% जो बजट है वो कहां से आएगा? इसमें 50% बजट आएगा हमारा जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है, वहां से हमें 50% बजट मिलेगा। तो ये चीज भी हमारे दिमाग के अंदर रहनी चाहिए कि हमारा जो बजट है वो कहां से आएगा और बजट कहां पर खर्च होगा। हमने पीछे बात की कि जो बजट 100 करोड़ सरकार ने तय किया है, वो प्रत्येक रसोई के ऊपर 5 लाख आधारभूत खर्चों के लिए और 3 लाख आवर्ती खर्चों के लिए तय किया गया है। और इन नगरीय निकायों के पास में ये बजट कहां से आया, ये हमने इसके बारे में देख लिया कि 50% तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से आएगा और बाकी जो 50% हमारा जो बजट है वो नगरीय निकाय के पास में हमारा जो स्टेट फाइनेंस जो कमीशन है
उसके द्वारा इन्हें दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इस स्कीम के प्रभावी मॉनिटरिंग की। हमने जैसा कि पीछे बात की कि हमारी ये जो स्कीम है, इसके पहले भी हमारे यहाँ पर स्कीम चलती थी अन्नपूर्णा योजना, उसमें काफ़ी सारी खामियां थी और उन खामियों को दूर करने के लिए हमने ये योजना शुरू की है। इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। हमने पढ़ा है कि इसके अंदर एक राज्य स्तरीय कमेटी भी है, जिला स्तरीय कमेटी भी है, जो इसमें प्रभावी मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। अब प्रभावी मॉनिटरिंग का तरीका क्या रहेगा वो हम देखते हैं। हमारी मान लीजिए कि कोई भी हमारी रसोई है, इंदिरा रसोई है, उस रसोई के बाहर एक कैमरा लगा रहेगा, वहां पर एक कंप्यूटर रहेगा, डेस्कटॉप। अब ये जो हमारा कैमरा रहेगा वो कैमरा हमारी रसोई के ऊपर रहेगा और जैसे ही लाभार्थी वहां पर खाना खाने जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी सेल्फी वहां पर खींची जाएगी। वो टाइम नोट होगा, जिस समय के ऊपर वो लाभार्थी उस रसोई के बाहर जाएगा, वो कैमरे के सामने आएगा, उसकी सेल्फी आएगी और सेल्फी के पश्चात उसका जो रियल टाइम है वो नोट होगा और रियल टाइम नोट होने के बाद में उसका टोकन जारी हो जाएगा, स्वतः ही टोकन जारी हो जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने एक बहुत ही शानदार और एक व्यवस्थित एक मॉनिटरिंग की इन्होंने प्रणाली विकसित की है, ताकि इसमें भ्रष्टाचार नाम मात्र का भी नहीं हो सके। बहुत शानदार ये प्रभावी मॉनिटरिंग पद्धति है, जिसको हम रियल टाइम मॉनिटरिंग पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाभार्थी जैसे ही रसोई के बाहर आएगा उसकी सेल्फी खींचेगी और उस समय का टाइम वहां नोट हो जाएगा। इस कारण से इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग पद्धति भी इसको कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारी इस स्कीम के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं। हमने देख लिया कि इसके अंदर जैसे ही लाभार्थी हमारे वहाँ पर आएगा उसकी फ़ोटो खींचेगी और उस समय का टाइम नोट हो जाएगा। इससे जो है इसमें भ्रष्टाचार रहने की संभावना नाममात्र की भी नहीं रहेगी। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें इस योजना के बारे में वो ये है, हमने अब तक ये पढ़ा कि हमारी इस स्कीम के अंदर महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि लाभार्थी को ससम्मान पूर्वक वहीं पर बैठा करके खाना खिलाया जाए। ये हमने पढ़ा। इसमें एग्जाम में अंदर फैक्ट आ सकता है कि इसमें लाभार्थी को टिफिन घर पे ले जाने की व्यवस्था नहीं है। लाभार्थी को टिफिन लेकर घर पे जाने की व्यवस्था इसमें नहीं है। लाभार्थी को वहीं बैठकर खाना खाना है। लेकिन सरकार ने इसके अलावा एक अन्य व्यवस्था और की है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने इस योजना के संदर्भ में कुछ एक्सटेंशन काउंटर बनाए हैं। सरकार ने कुछ एक्सटेंशन काउंटर बनाए हैं और इस एक्सटेंशन काउंटरों के द्वारा सरकार जो है, यदि उन्हें आवश्यकता महसूस हो तो सरकार जो है एक वैन के द्वारा खाने का वितरण भी कर सकती है। सरकार जो है खाने का वितरण भी कर सकती है। इन्होंने एक्सटेंशन काउंटर भी इन्होंने बनाए हैं। ये भी हमें याद रखना है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो हम देखते हैं कि हमारी जो नगरपालिकाएं हैं, जो नगरीय निकाय हैं, उनके अंदर थालियों की भी फिक्स व्यवस्था की गई है। हमारे जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम को एकदम फिक्स किया गया है, नियत किया गया है कि एक जो नगरपालिका है उसके अंदर एक रसोई के ऊपर 300 थाली दोपहर के खाने में और 300 थाली जो है वो रात्रि के खाने के अंदर वो इनको खिला सकते हैं। 300 से ऊपर यदि बढ़ाना हो तो उसके लिए फिर हमारी जो जिला स्तरीय कमेटी है उसका अनुमोदन करवाना पड़ेगा। हमारी जो नगर परिषद और जो नगर पालिकाएं हैं उनमें 150 थालियों की व्यवस्था की गई है। 1 टाइम 150, 1 टाइम 150, यानी कि 150 थालियां दोपहर में और 150 थालियां शाम के समय, ये भी हमारे इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई है। अब हमारा जो भोजन है वो खिलाने का समय क्या रहेगा। सुबह का जो खाना है वो मिलेगा 8:30 से लगा करके
1 बजे तक, और जो रात का खाना है वो मिलेगा 5 बजे से 8 बजे तक। ये हमारी समय सारणी रहेगी। तो हमें समय सारणी के बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जो है एक और नई योजना लेके आएंगे। हमारे ये जो प्रमुख 8 योजनाएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं वो हम लेके आएंगे। हमारी इस क्लास के अंदर यदि कोई फैक्ट रह गया हो तो उसके लिए मैं आपको PDF जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अंदर इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए हो वो आपको उस PDF में मिल जाएंगे। तो आई होप साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी क्लास आज अच्छी लगी होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी।